सर भाई बताइए क्या दिक्कत है जब राहुल गांधी वही बातें हिंदुस्तान में कहते हैं, विदेश में जाकर क्यों नहीं उठा सकते? एनआरआईज के बीच ही तो बोल रहे हैं, हिंदुस्तानी हैं वो लोग भी, हमारे ही देश का हिस्सा है। देखिए, हकीकत यह है कि देश की जनता तो समझ चुकी है, इसलिए उनकी अप्रूवल रेटिंग बहुत थोड़ी सी आती है, मतलब नहीं के बराबर। इसलिए कि समझ चुके हैं कि झूठ का पुलिंदा जो है फैलाने का कोशिश करते हैं अलग अलग लोगों से, अलग अलग ऐसे भटके हुए लोगों से। जब मैं कहूं कि राहुल गांधी, एक कहावत है ना, अली बाबा के 40 चोर, राहुल गांधी और उसके 40 मुरीद ऐसे हैं जो कि राहुल गांधी की जबान बोलते हैं और राहुल गांधी जी की जबान बोलेंगे और झूठ का जो है पुलिंदा हर जगह फैलाने का कोशिश करेंगे और इसी को एक्सपोज, हर तरह से एक्सपोज करना जरूरी है, इसलिए किया जाता है। देखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें कटघरे में खड़ा कीजिए। देश में सरकार को कटघरे में खड़ा करना कोई बुरी बात नहीं। हम सरकार में, अपोजिशन में कटघरे में खड़ा कीजिए, लेकिन दलील अगर ऐसी हो जिसमें झूठ हो और जाके यहां ना बोल के ये सब दलीलें जो आप जाके जो देश से बाहर किसी विदेशी जमीन पे अगर आप बोलते हैं तो समझ में आता है कि आपकी मंशा क्या है, कि विदेशी पत्रकारों को और विदेशी मीडिया को आप कहीं ना कहीं झूठ से प्रभावित करना चाहते हैं। लेकिन आप जान लीजिए, इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट से सब कुछ देखते हैं, तो वो भी उनको पता होगा कि ये कानूनी कार्रवाई आप पे हुई है, जिसका आप झूठ बोल रहे हो कानूनी कार्रवाई है। क्या वहां का कोई न्यूज़पेपर यहाँ के कानूनी कार्रवाई को चैलेंज कर सकता है? क्या उनको अधिकार है चैलेंज करने का? भाई, आप झूठ बोलना उतना ही चाहिए आपको जितना पच सके। आप तो अनपच कर रहे झूठ का भी, इसलिए आपको समझ में आने लगा है कि अब देखिए, वो उनके उसी मुरीद में से एक रघुराजन जी भी थे, जो पुराने हमारे आरबीआई के गवर्नर भी थे। उन्होंने कहा 5% से ज्यादा जीडीपी ग्रोथ नहीं होगा, एक्सपोर्ट में ये प्रॉब्लम है, फलाना है, ढमकाना है, कुछ भी जो मर्द में आया बोल दिया उस वक्त, इसलिए कि राहुल गांधी को खुश करना था उनको। समझते तो वो भी है कि भाई जो हम कह रहे हैं वो कभी ना कभी झूठ साबित होगा, इसलिए कि हकीकत आंकड़े तो वो भी समझते हैं। और हम ये नहीं कहते कि उनको जानकारी नहीं है, पढ़े हुए लिखे नहीं है और उनको नॉलेज नहीं है, सब कुछ नॉलेज होके भी, लेकिन वो मुरीद है। मुरीद होते हुए आदमी जो है ना, कभी भी कुछ बात कह जाता है, इसलिए वो गलत बात कह दिया उन्होंने। आज वो उनको देखिए, आप पूरे तरह से खोखले दिख रहे हैं कि जो भी उन्होंने कहा था सुबह से बीजेपी के नेता सोशल मीडिया पर रघुराम राजन का वो इंटरव्यू वायरल कर रहे हैं, सैयद जफर इस्लाम, जिसमें वो राहुल गांधी के साथ कह रहे थे कि 5% से कम जीडीपी रह जाएगी। आपको तो मौका मिल गया बैठे बिठाए। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, हम हकीकत को, फैक्ट को सामने रख के बोल रहे हैं। मैं कोई अपने घर से तो आंकड़े नहीं लेके आ रहा हूं। एक मेथोडोलॉजी है जो सब सरकारों में एक तरह से फॉलो की जाती है सरकारों द्वारा। अब यही मेथोडोलॉजी दुनिया में, ऐसा नहीं कि राजन जी कोई और मेथोडोलॉजी से कैलकुलेट करते होंगे। ये एक्सेप्टेबल नॉर्म्स है जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के द्वारा अप्रूव्ड है। अब ऐसे में अगर ये कहते हैं तो उन्हें भी तो समझना चाहिए कि कल को कहीं ना कहीं पकड़ होगा, आप झूठ फैलाने का काम करें। वो क्या है, इनकी मंशा रहती है कि देश को बदनाम करो, देश में आने वाले जो एफडीआई है, एफडीआई को कहीं ना कहीं, और जो एफपीआई है, दोनों को कहीं ना कहीं डिस्करेज करो। ये तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हकीकत है, हकीकत ये तो है कि अगर आप जितना इन्वेस्टर्स को आप उनको कहीं ना कहीं आप गलत तरीके से उनको इंफॉर्मेशन देने का कोशिश करेंगे, नर्वस करेंगे तो हो सकता है कि देश में नहीं करे। लेकिन मतलब देश का नुकसान जानबूझकर करना चाह रहे हैं राहुल गांधी, आप ये कह रहे हैं? देखिए, आप समझिए ना, आपके सामने वीडियो है, क्या कह रहे हैं, 5 ऐसे ऐसे हिला रहे हैं। सर भाई, अगर आप एक पढ़े लिखे नेता है, कहना चाहिए भाई देखो ऐसी तो बात नहीं देश में। रघुराजन जी, आप क्या बात कर रहे हैं? देश की अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं है कि 5% से नीचे आ जाए, कहना तो चाहिए। क्यों नहीं कहा उस वक्त उन्होंने? अगर वो कहते तो समझ में आता कि हाँ भाई, छाती ठोक के कहते हैं कि देश के बारे में हम चिंता करते हैं। जब आप नहीं कह रहे हैं और हाँ में हाँ ऐसे ऐसे आप मिला रहे, जैसे भैंस के सामने जो है आदमी, भैंस के सामने बिन बजाओ गैस गड़ी पगराए, वैसा जो कहावत है ना बिहार में, वैसे ही है कि भैंस के सामने कुछ भी ऐसे करते रहिए। वो तो रघुराम राजन का अपना असेसमेंट था, एक भविष्यवाणी थी, एक चेतावनी थी, वो गलत साबित हो गई। लेकिन इसमें राहुल गांधी क्या करते हैं उस इंटरव्यू में, वो हमने भी देखा है। राहुल गांधी क्या कहते हैं उसमें? राहुल गांधी जी को कम से कम कहना तो चाहिए कि मैं भी इस देश में रहता हूं, मैं भी पार्लियामेंट में अटेंड करता हूं, मैं भी, अब नहीं अलग बात है, लेकिन पार्लियामेंट में अटेंड करता हूं और पार्लियामेंट में जो सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है और जो आप कह रहे हैं उसमें सच्चाई नहीं है रघुराजन जी। लेकिन मैं जफर भाई ये समझ नहीं पा रहा हूं, आप राहुल गांधी पर जो आरोप लगा रहे हैं, क्या वाकई आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत के खिलाफ इसलिए बोलते हैं ताकि विदेश से जो भारत में पैसा आता है वो आना कम हो जाए और देश की इकोनॉमी बैठ जाए, नुकसान हो जाए उसका? देखिए, एक बात मैं पूछता हूं आपसे, कड़वा सवाल है, माफ कीजिएगा, लेकिन मैं सवाल कर रहा हूं और इसका अन्यथा मत लीजिएगा। आपके यहां भी कई एंकर हैं, चैनल में कई लोग अलग अलग बातें करते हैं,
लेकिन आप चैनल की बात करते हैं जब, तो आप एंकरों की तो बात नहीं करते हैं ना। आप चैनल के बारे में बात करते हैं कि अच्छा चल रहा है, ये चल रहा है। संदीप जी हो, मानक जी हो, कोई भी चैनल का, लेकिन चैनल को चलाते में आप काम करते हैं और शो बढ़ता है तो आप चैनल बढ़ता है ना आगे। जब देश का कोई अपोजिशन का लीडर हो और उसको पता है कि देश की अर्थव्यवस्था अच्छी है, फिर वो कैसे ऐसे ऐसे गुन बगा रहे और सुन रहे हैं वो। भाई आपको कहना पड़ेगा ना कि नहीं, देश की अर्थव्यवस्था अच्छी है, आप गलत फैला रहे हैं रघुराजन जी। मतलब आप राहुल गांधी से उम्मीद कर रहे हैं कि वो देश की अर्थव्यवस्था की तारीफ करेंगे, आपकी अर्थव्यवस्था की नीतियों की प्रशंसा करेंगे, ताली बजाएंगे? कैसी बात कर रहे हैं जफर भाई? मैं कह रहा हूं कि सच कहने का उनमें होना चाहिए कि भाई गलत बात अगर कोई कह रहा है तो उसको सच सही करे। तब मैं समझता कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑल्सो हैज सेम काइंड ऑफ जो रिस्पेक्ट एंड लव फॉर हिज कंट्री। ओके, अबे दुबे विदेश में जाकर भारत का नुकसान जानबूझकर कर रहे हैं राहुल गांधी, ताकि एफडीआई कम हो, इकोनॉमी बैठे और सरकार को गलत रोशनी में दिखाया जा सके। माणक गुप्ता जी पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं जफर इस्लाम साहब। जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो ज्यादा अध्ययन, आप जो परोसते हैं उससे कई गुना ज्यादा अध्ययन करके आता है। रविशंकर प्रसाद साहब ने कहा कि विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए। क्या कंपैरिजन करते हैं साहब? पर कैपिटा जीडीपी के किससे कंपेयर कर रहे हैं? यूके से। यूके की 6 करोड़ 70 लाख आबादी है। कितना है उनकी पर कैपिटा जीडीपी? इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है यूके की? $43,000 प्रति व्यक्ति। हिंदुस्तान की क्या कर दिया आपने? $2,200 प्रति व्यक्ति, और कहते हैं 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए। मैं जरा जवाब मास्टर है। जवाब चीन से $100 बिलियन से अधिक का इंपोर्ट आपने कर लिया। 17% ज्यादा इंपोर्ट करने लगे पहले की तुलना में पूरे विश्व से। चीन की तो छोड़ दिए, यहाँ सिर्फ आप बातें करते हैं। आपने अभी मैं देख रहा था जवाब दीजिएगा, उसमें इन्होंने कहा कि ईपीएफओ का डेटा देख लो साहब। जो फॉर्मल इकोनॉमी है हमारी, उसमें देखो आप क्या इंक्रीज हो गया। इन्होंने डेटा दिया कि 20-21 में 7.7 मिलियन ईपीएफओ के रजिस्ट्रेशन बढ़े और 21-22 में 12.2, मतलब 20 मिलियन के। और जब रिपोर्ट रखी पार्लियामेंट में तो कहा पिछले साल से 2.6 मिलियन कम हो गए। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 2017 से पर मंथ का डेटा ये परोसने लगे। ये झूठ डेटा पर। अरे मत देखिए स्टैनली मॉर्गन की रिपोर्ट को देखिए ना, एनएसएसओ की, जो बता रही 27 रुपए आमदनी किसानों की रह गई। जो बता रहा है कि 70 के दशक के बाद पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ कि रूरल कंजम्पशन 580 रुपए के, अर्थात ग्रामीण भारत ने अपने खाने पीने की आदतों को बदलाव करके कम कर दिया। देखिए आरबीआई की रिपोर्ट को, नोटबंदी के कारण आपके जो एमएसएमई है उस पर बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ा। मिंट स्ट्रीट मेमो की रिपोर्ट को पढ़ने की कोशिश कीजिए। पढ़िए आरबीआई की रिपोर्ट, जिसने कहा 58 साल के में पहली बार ऐसा हुआ कि आपकी जो बैंक की क्रेडिट ग्रोथ है वो गिर गई। आप पढ़िए आपकी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स कि चीन के इंपोर्ट से हिंदुस्तान के एमएसएमई को तबाह कर दिया गया नियोजित रूप से। आप चले जाते हैं विश्व भर की रिपोर्ट तो ऑक्सफैम की पढ़िए, जिसने कहा कि हिंदुस्तान में 142 लोगों ने महामारी की विभीषिका में 30 लाख करोड़ रुपए कमा लिए। जिसने कहा कि 1% लोगों के पास 60%। अबे दुबे एक सेकंड देखिए, अबे दुबे एक सेकंड, ये सहूलियत के हिसाब से तो नहीं हो सकता ना अबे दुबे। जब कोई विदेशी एजेंसी, विदेशी बैंक, किसी और की कोई रिपोर्ट आती है जो कहती है भारत की हालत ठीक नहीं है, कभी मूडीज की, कभी फिच की, आप कहते हैं देखिए हमने तो कहा था। अब जब एक मॉर्गन स्टैनली की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, आप उसको मानने को तैयार हैं? सुनिए एक मिनट जवाब, मैं तो मेरी बात सुनिए। उसने देखिए उसने क्या रिपोर्ट दी। आज डेटा इन्होंने परोसा कि हमने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, देखिए अरे साहब पढ़िए मोबाइल के मैन्युफैक्चरिंग को। मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हो, असेंबलिंग कर रहे हो आप। जितना एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो उससे अधिक के मोबाइल के इक्विपमेंट्स मंगा रहे हो। आपने जो सब्सिडी पीएलआई की दे रहे हैं 4% जो कर दी, वो आपने फिनिश गुड पर दी, उसके वैल्यू एडिशन पर नहीं दे रहे हैं साहब। आप समझिए, यही रघुराम राजन ने कहा, जो चुभता है आपको वो मतलब मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आप नहीं मान रहे? मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट कहती है 10 साल में हिंदुस्तान बहुत बदल गया, बहुत बदल गया, और सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है। देखिए मैं पूछना चाहता हूं, ये जो रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि जीएसटी का कलेक्शन, तो आप मानक जी पढ़िए जीएसटी के कलेक्शन को, उसमें देखिए इंपोर्ट का कंपोनेंट कितना है। ओके जफर इस्लाम, 30,000 करोड़ जफर भाई आपकी बारी बोलिए। है और सेस और सरचार्ज 13,000 करोड़ जफर इस्लाम, ओके तो ये बताइए कहां मैन्युफैक्चरिंग दिख रहा है आपको, कंजम्पशन? अब जरा मैं, हाँ बोलिए जफर इस्लाम, जवाब दे रहे थे। हाँ देखिए इन्होंने कहा पर कैपिटा इनकम, तो उस वक्त का देश जीडीपी, अरे भाई पर कैपिटा इनकम नहीं मेरे दोस्त,
अरे आप तो एक मिनट, अर्थशास्त्र को समझते हैं, पर कैपिटा जीडीपी बताया। अरे भाई सुन लीजिए ना, पर कैपिटा आप बताइए कंट्रीब्यूशन जीडीपी का। अरे भाई सुन तो लो ना, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी ये यूके से कंपेयर कर रहे थे। यूके में 2010 में 2014 में जो यूके की स्टैंडिंग थी और बाकी जहां हिंदुस्तान की स्टैंडिंग थी, जो भी कैलकुलेशन होता जिस मानक पे था मानक जी, वो हमारी जो है अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पे थी। आज हमारी जो स्थान है वो 5वें स्थान पे है। और यही मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट भी कह रही है कि हम जिस अंदाज से बढ़ते जा रहे हैं, हम हो सकता है कि 2032 तक 33 तक जो है, हम हो सकता है कि हम अगले 10 साल के अंदर हम हो सकता है कि तीसरी अर्थव्यवस्था बन के रहे। इसलिए कि अब बहुत नजदीक का फासला है जो जीडीपी ग्रोथ, हम अपने जीडीपी का और साइज जो है उसके हिसाब से, और जीडीपी का साइज जो है आज हमारा जो है बहुत बड़ा है। अभी 3 पॉइंट कितना ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी हो गई। अब जरा इनसे जरा से हम पूछते हैं कि भाई आपके समय 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी में आपका नाम आता था, 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी में आता था कि नहीं? वो भी हम तो नहीं देते थे, आपके समय में पूरी दुनिया कहती थी, 3 बातें कहती थी। 5 अरे एवरेज ग्रोथ 8%। अरे सुनो यार, बीच में हम नहीं बोला। एवरेज ग्रोथ थी 10 साल की 8%। एक सेकंड सुन लीजिए अबे जी, अब बीच में तो टोका नहीं आपको, उंगली उठा के खड़े रहे कि आपकी बात खत्म हो। आप भी जवाब दे दीजिएगा। नहीं अबे जी, नहीं टोका आपको, सुनिए। 5 फ्रेजाइल मतलब सबसे कमजोर दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है, इमर्जिंग अवस्था, उसमें हिंदुस्तान का नाम था। अब क्या ये 5 मजबूत अर्थव्यवस्था में जो है, जो इकोनॉमी में नाम आता है, तो क्या ये कमजोर से जो मजबूत हुई है, क्या वो चेंज नहीं हुआ है? कैसी बातें कर, आईसीयू से निकल के आप दौड़ रहे हैं स्पीड में, तो ये चेंज नहीं हुआ है? अरे भाई बोलते हुए समझिए कि देश और दुनिया सब आपको देख रहा है। आज बोलते थे कि दूसरी बात कहते थे, एक कंट्री वेयर द गवर्नमेंट इज मिनिस्टर्स आर फ्रॉड एंड फ्रॉडस्टर्स, और कहते थे पार्टी ऑफ स्कैम्स एंड स्कैमस्टर्स, ऐसा कहते थे इंडिया के बारे में, पॉलिसी पैरालिसिस। आज कई कहता है हिंदुस्तान के बारे में से राइजिंग इकोनॉमी, बेस्ट इकोनॉमी, जो ब्राइटेस्ट जो स्पॉट ऑन द ग्लोबल जो इकोनॉमिक वर्ल्ड है उसमें, और जो दुनिया में सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता है आज फॉरेन डायरेक्ट। ओके, ऑल राइट, आगे जा रहा हूं। वारिस पठान, आशुतोष और AK वाजपेयी। पहले वारिस पठान।